आज हम बात करने वाले हैं DBW 377 गेहूं की वैरायटी के बारे में। पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि DBW 377 गेहूं की वैरायटी हमारे रकबे में किस तरीके से लगी हुई है, किस तरीके से अभी तक हमने इसको मैनेजमेंट करके रखा है। सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर DBW 377 गेहूं की वैरायटी के बारे में बात करें तो इसकी जो पोटेंशियल यील्ड है 86.4 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से इसकी पोटेंशियल यील्ड है। अगर एवरेज यील्ड के बारे में बात करें तो 63.9 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इसकी एक एवरेज यील्ड है। उसी के साथ में अगर हम इसकी मैच्योरिटी टाइम के बारे में बात करें तो ये लगभग 120 से 124 दिनों में इसकी मैच्योरिटी आ जाती है, ये पककर तैयार हो जाता है। इसके साथ अगर इसके चपाती स्कोर के बारे में बात करें तो 7.7 इसका चपाती का स्कोर है। उसी के साथ में अगर हम इसके 1000 सीड का वेट देखें, अगर 1000 दानों का अगर वेट देखें तो अभी तक की जो वैरायटियां हैं उसमें आपको 42 ग्राम मिलेगा। 1000 सीड का वेट 45 ग्राम मिलेगा। लेकिन इस वैरायटी में जो 1000 सीड का जो वज़न है ये 48 ग्राम का है। मतलब ओवरऑल अभी तक की जितनी भी वैरायटियाँ चल रही हैं उनसे इस जो वैरायटी है उसका 1000 दानों का जो वज़न है बाकी सभी वैरायटियों से अधिक मात्रा में इसका वज़न है। उसके साथ अगर हमारे इस वाले रकबे के बारे में बात करें तो इसकी जो बुआई है हमने 14 नवंबर को करी थी और आज की तारीख है 13 जनवरी। तो ओवरऑल इसको पूरे 60 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। सिंगल सॉइंग हमने करके रखी है। अभी अगर सिंगल सॉइंग के बारे में बात करें तो लगभग हमने इसमें 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट डाला है। अगर आप देखोगे तो ये है सीड रेट की कंडीशन। आप देखोगे एक एक पौधे ने किस तरीके से गुच्छा बना कर रखा है। यहाँ एक इसका सीड है, फिर उसके बाद फिर यहाँ है, उसके बाद फिर ये कहानी है। मतलब लगभग 6 इंच 1 फीट से 6 इंच, फिर उसके बाद 1 फीट, मतलब इस तरीके से हमने इसका सीड रेट डाल के रखा है। इतना डिस्टेंस है और कहीं कहीं अगर हम देखें तो लगभग 1-1 फीट 1.5 फीट तक का डिस्टेंस है। और उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो पूरे खेत को, पूरे रकबे को इसने कवर अप कर लिया है। ये कंडीशन है। और इस वैरायटी की जो हेडिंग है, हेडिंग का सबसे बड़ा मेन रोल होता है कि आपकी जो वैरायटी आपने जो लगा कर रखी है उसमें कितने दिनों में हेडिंग आ रही है। अगर आप किसी भी वैरायटी को लगा रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में पता करें कि इस वैरायटी में हेडिंग कितने दिनों में आ रही है। क्योंकि जिस वैरायटी में जितने दिनों में हेडिंग पोजीशन आएगी उस वैरायटी में उतना ज़्यादा फुटाव रहेगा, उतना ज़्यादा फुटाव रहेगा। जितने कम दिन की वैरायटी रहेगी उसमें उतना कम फुटाव रहेगा, जितने ज़्यादा दिनों की वैरायटी रहेगी उसमें उतना ज़्यादा फुटाव रहेगा। और इस वैरायटी में अगर हेडिंग के बारे में बात करें तो इसमें आपको जो बालियाँ हैं वो 73 डेज़ में दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब पूरे रकबे में आपको इसमें बालियाँ दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। पूरे रकबे में आपको बालियाँ ही बालियाँ दिखेंगी। इसकी हेडिंग पोजीशन निकल जाएगी 73 दिनों में। मतलब आज से अगर हम बात करें तो 13 दिनों के बाद में इसमें आपको बालियाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। पूरे रकबे में आपको बालियाँ ही बालियाँ दिखेंगी। क्योंकि अभी अगर देखें तो इसकी जो फ्लैग लीफ है ये निकल चुकी है, कुछ निकल रही है, ये कंडीशन है। और इसकी फ्लैग लीफ के बारे में बात करें तो लगभग 2 पत्तों के बराबर इसकी एक फ्लैग लीफ होती है। और जितनी हैवी सॉइल रहेगी उतना ज़्यादा ये वैरायटी ईल्ड देगी। हालांकि इसका जो सीड की जो ग्रेन की क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी का एक ये रीज़न रहता है कि वैरायटी में कितना ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है, कितना ज़्यादा जिंक है, कितना ज़्यादा आयरन है। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसमें किस तरीके की क्वालिटी है। और जो किसान क्वालिटी देखता है कि इसमें कितनी ज़्यादा शाइनिंग है, जो व्यापारी देखता है कि इसमें कितना ज़्यादा शाइनिंग है। क्योंकि क्या है कि ज़्यादातर जो चीज़ें देखी जाती हैं वो इसी तरीके से देखी जाती हैं कि इसमें शाइनिंग कितनी है, कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है, गेहूं का कलर किस तरीके से है, चपाती किस तरीके से निकलेंगी, ये क्वालिटी देखी जाती है। लेकिन क्या है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो कि इस तरीके से वैरायटियाँ डेवलप करते हैं, उनका मेन काम ये रहता है कि वैरायटी में कितना प्रोटीन कंटेंट है, कितना जिंक है, कितनी हाइट आ रही है। अगर इसकी हाइट के बारे में बात करें तो इस वैरायटी की जो हाइट है ओनली ऑन 87 सेंटीमीटर तक की इसकी हाइट आती है। और हाइट कोई ज़्यादा विशेष रहती नहीं है, इसलिए इसमें लॉजिंग की कोई समस्या रहती नहीं है। लॉजिंग के बारे में हमने पहले भी आपको कुछ लास्ट वीडियो में बताया था कि गेहूं की जो लॉजिंग होती है 2 प्रकार की होती है। पहले एक लॉजिंग जो होती है वो कि तना का टूट कर गिर जाना, एक प्रकार की लॉजिंग होती है। उसके साथ दूसरी लॉजिंग ये होती है कि जो जड़ है उन्हीं से गिर जाना पौधा। तो हमने इसमें क्या है कि पहले पलेवा करा, पलेवा करने के बाद फिर पहले इसमें हमने सिड्डल से पूरा खाद बो दिया। खाद बोने के बाद फिर हमने इसमें सिंगल क्रॉसिंग करके रखी है। उसके बाद जो हमारे पास कुछ परसेंट सीड बच गया था उसको हमने जिस तरीके से हमने HD 3385 में कुछ परसेंट जगह में क्रॉसिंग करा था उसी तरीके से हमने कुछ परसेंट इसमें भी क्रॉसिंग करा है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो डिस्टेंस आपको इतना डिस्टेंस दिख रहा होगा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये गैप भरा हुआ दिखेगा। मतलब यहाँ से इधर आप देखोगे तो इधर हमारी क्रॉसिंग करी हुई है। यहाँ DBW 377 में इधर आपको क्रॉसिंग मिलेगी। अभी अगर देखें तो इसकी कुछ बालियाँ निकली हैं। इसकी जो हेडिंग है वैसे तो आती है 73 डेज़ में, लेकिन कुछ पौधे हैं उसमें हेडिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए इसकी जो एक बाली है इसकी लंबाई आप देखिए किस तरीके से है। ये इस तरीके से इसकी बालियाँ निकल रही हैं।
ये DBW 377 की। जब 100% पूरी बालियाँ निकल जाएंगी उसके बाद फिर हम बताएंगे। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये क्रॉसिंग में है, वैसे ये गेहूँ इस तरीके से लगा हुआ है, इस तरीके से। और हमारा एक नया प्रैक्टिकल है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो लंबे मतलब जो बहुत ज़्यादा रकबे में कि खेती किसानी करते हैं ऐसे किसानों के लिए तो खैर ये संभव नहीं है। लेकिन हमारे जैसे जो छोटे फार्मर हैं जो 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ लगभग 15 एकड़ तक की फार्मिंग करते हैं, ऐसे किसान जिनके पास पानी की थोड़ी सी कमी है, ऐसे किसान इस तरीके से ड्रिप लगाकर अपने खेत में मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्या है कि अभी अगर हम देखें तो जो मेन पावर है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि क्या है किसानों को लेबर मिलना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। और कई बार हम चीज़ ये देखते हैं, और जो कि हम खुद लगभग 2 से 3 साल से ये चीज़ें देख रहे थे कि आपके पास सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन है, आपके पास सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी है, लेकिन उसके बाद भी आप क्या है किसी व्यक्ति को हायर करते हो, उसको उसकी पूरी जो कीमत है वो भी पूरी अदा करते हो, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि लास्ट में जब इस टाइम तक तो ये कहानी रहती है कि आपकी जो फसल है बहुत अच्छी लगी हुई रहती है, और फसल इतनी अच्छी लगी रहने के बाद पूरा खर्चा आपका हो जाता है। लेकिन जब हेडिंग पोजीशन आती है तो उस समय क्या होता है कि समय से आपके खेत में पानी नहीं होता, और समय से अगर पानी नहीं होगा तो फिर आपकी जो ईल्ड है पूरी डाउन हो जाती है। तो पिछले 2-3 साल से हम ये चीज़ें नोटिस कर रहे थे कि हमारे पास जो व्यक्ति आते थे वो लास्ट में जो पानी है उसको सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं दे पाते, इससे हमारा नुकसान होता था। नुकसान कि उसमें नहीं है, तो कि आपकी जो आपका जो उत्पादन है ये बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था। तो जो आपकी जो लागत लग रही थी उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से उत्पादन डाउन हो तो थोड़ा-सा क्या है कि किसान का नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए हमने ये चीज़ें थोड़ी-सी एक नया ट्राई किया है कि हमारे पास अगर मेन पावर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो भी हम इस तरीके से ड्रिप व्यवस्था करके और अपने खेत में पानी की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि एक बार ड्रिप आपने बिछा दिया स्टार्टिंग में, वैसे तो हम लेट हो गए हैं क्योंकि जब ये उग के तैयार हो रहा था उसी समय हमें इसमें ड्रिप लगा देना चाहिए था। अब क्या है कि बहुत ज़्यादा खेत में से निकलेंगे बार-बार तो थोड़ा-सा गेहूँ भी ख़राब होगा। खैर पर थोड़ा-सा ज़्यादा रहा नहीं है, कुछ परसेंट रहा है। यहाँ से अगर देखें तो हम लगभग यहाँ से इधर लगभग 10 से 12 ड्रिप इसमें बिछेंगी, उसके बाद ये पूरा रकबा कवर हो जाएगा। इधर थोड़ी-सी ज़्यादा रही हैं, बाकी यहाँ से इधर अगर देखें तो हमारा इधर पूरा ड्रिप से कवर हो चुका है। बाकी हमारे गेहूँ को जो HD 3385 उसमें भी हमारी ड्रिप लगी हुई है 4 फीट पे। उससे उधर अगर 1650 के बारे में बात करें तो 1650 में भी ड्रिप पूरा कंप्लीट है। तो ड्रिप में एक ये बेनिफिट रहता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके खेत में निमेटोड आ रहा है या फिर आपके खेत में जड़माऊ लग रहा है, तो आप ड्रिप से डायरेक्ट किसी भी इंसेक्टिसाइड को भी चला सकते हैं। फर्टिलाइज़र भी आपको जितना देना है, जो भी देना है, आप उस तरीके से इसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं। वैसे क्या है कि अगर आपकी ड्रिप 4-4 फीट पे है और 5-5 फीट पे है, तो इसमें थोड़ा-सा फर्टिलाइज़र देना मुश्किल होता है। इसीलिए हमने इस वाले रकबे में जो ड्रिप लगा कर रखी है, ये सिर्फ़ 2.5 फीट पे लगा कर रखी है, ताकि हम कम समय में पूरा ज़्यादा एरिया कवर कर सकें। अगर 2.5 फीट के बारे में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हमारी ड्रिप लग चुकी है, तो यहाँ से इधर हमने इसको ड्रिप चलाया था तो ये जो रकबा है ये 2.5 फीट पे जो है वो 10 घंटे में पूरा कवर अप हो गया। 10 घंटे में पूरा खेत क्लियर हो गया, भीग गया। मतलब जो हमारा 4 फीट पे जो हमारी ड्रिप लगी है, 3 फीट पे जो ड्रिप लगी है, उसमें हमको लगभग 10 से 15 घंटा तक मोटर को चलाना पड़ रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा-सा पास हमने ड्रिपर कर दी है। और होता क्या है कि जैसे आपने अगर 4 फीट पे ड्रिपर लेकर रखा है, तो कहीं आपकी जो ड्रिप है वो थोड़ी-सी दूर हो जाएगी, मतलब 5-6 फीट पे हो जाएगी। तो कहीं पे आपकी जो ड्रिप है पास में हो जाएगी। और 2.5 फीट पे लेने का ये बेनिफिट है कि अगर आपकी ड्रिप 3 फीट पे भी हो गई या फिर 4 फीट पे हो गई, तो भी वो एरिया पूरा कवर अप हो जाएगा। तो ये बेनिफिट रहेगा, इसलिए हमने थोड़ा-सा क्या है कि एक्यूरेसी के साथ आप पूरा ये नहीं कर सकती आपने इस साइड 2.5 फीट लिया है तो आपकी जो ड्रिप है पूरा एक खेत में यहाँ से लेकर एंड तक पूरा 2.5 फीट तक चले। ये कंफर्म नहीं है, कहीं पर हो सकता है कि दूर हो जाए, कहीं पर हो सकता है कि आपकी पास हो जाए ड्रिप। इसलिए हमने इसमें 2.5 फीट लगा कर रखा है। और इसमें क्या है कि थोड़ा-सा मेन पावर स्टार्टिंग में आपका ज़्यादा लगेगा और एंड में थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा। बाकी 1 एकड़ का अगर खर्चा देखें तो लगभग 10,000 में आपकी ड्रिप पूरी कंप्लीट हो जाती है। और 10,000 की जो ड्रिप है आपको लगभग 1 साल तक 2 साल तक अगर उसका रख-रखाव सही है तो 1 साल तक 2 साल तक आपको ये ड्रिप काम दे सकती है। वैसे तो क्या है कि ड्रिप लगाना कोई उतना ज़रूरी है नहीं, लेकिन आपकी छोटी खेती है, अगर 1-2-4 एकड़ में आप कर रहे हैं तो ड्रिप का थोड़ा-सा ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में खेती करते हैं 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ में, तो इसमें ये चीज़ें संभव नहीं है। फिर आपकी मिनी स्प्रिंकलर या फिर स्प्रिंकलर जो सेट है वही बढ़िया है। लेकिन उनमें क्या है कि जब स्टार्टिंग में तो आप स्प्रिंकलर चला सकते हैं, लेकिन फिर वही वाली कहानी रहती है कि एंड में जाकर आप स्प्रिंकलर चला नहीं सकते, क्योंकि गेहूँ की जो बालियाँ हैं उनमें वेट ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा वेट होने के कारण फिर लॉजिंग की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें ऐसा सिस्टम है कि एक बार बिछा दो उसके बाद आपकी कहानी ख़त्म। लास्ट में जब आपको गेहूँ कटवाना है उसके बाद फिर इसको
निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमारी जो ड्रिप है अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से इधर हमारी जो ड्रिप है ये रह गई है। तो इसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद फाइनल हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारी ड्रिप चल रही है, क्या कहानी है और इसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। वैसे बेनिफिट तो ज़्यादा ही रहेंगे, नुकसान थोड़े से कम रहेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं कि ड्रिप आपने अगर बिछा कर रखी है तो इसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि हमने जो फ़ायदे हैं वो तो हमने आपको दिखा दिए। खैर आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या नुकसान हमको उठाना पड़ सकता है। एक सबसे बड़ा नुकसान रहेगा, जैसे आपको ये एरिया दिख रहा है, तो इस एरिया में आपको चूहे पर्याप्त मात्रा में दिखेंगे। तो ये जो चूहे हैं ये ड्रिप को ख़राब कर सकते हैं। एक यही सिस्टम है कि गेहूं में वैसे भी गेहूं को इतना ज़्यादा ख़राब करते हैं चूहे, तो चूहे को भगाने के लिए थोड़ा सा हमें एक मशक्क़त करेगी, बाकी तो सब ठीक है। चूहे हो गया, उसके बाद फिर जो गिलहरी हैं ये भी ड्रिप को काट सकती हैं। तो जब हमारा जिस ही काम ख़त्म होगा उसके बाद फिर हम इसमें से ड्रिप को निकाल लेंगे। और वैसे भी क्या है कि जो अपनी जो बड़ी जो अनाज वर्गी फसलें रहती हैं इनमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो अगर कहीं से थोड़ा बहुत कटफट भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ओवर पानी रहेगा, बाहर भी निकलेगा तो भी जाना ही खेत में है, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे गहरे सी। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि DBW 370 वैरायटी आपको कैसी लगी है। और इस वैरायटी की एक खासियत है कि इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे इस तरीके से। बाकी जो दूसरी वैरायटियाँ रहती हैं उसके जो पत्ते हैं इस तरीके से आपको मुड़े हुए दिखेंगे, और इसकी फ्लैग लीफ निकलने के बाद में इस तरीके से हल्का सा मुड़ा हुआ दिखेगा। लेकिन इससे पहले अगर आप देखोगे तो पत्ते की कंडीशन इस तरीके से रहेगी, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट स्ट्रेट खड़े पत्ते चलते हैं इसके। तो बाकी दूसरी वैरायटियाँ हैं जो उनसे थोड़ा सा अलग चेंजेस तो है इसमें। HD 3385 और DBW 370 दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों का कैरेक्टर बहुत अलग है। इसमें थोड़ा सा आपको जो ग्रीननेस है ये थोड़ी सी अलग तरीके से दिखेगी इसमें आपको। और HD 3385 का जो पौधा है उसमें ग्रीन टोन आपको ज़्यादा दिखेगी। जैसे इसमें एक पौधा मिक्सिंग है HD 3385 का, मैं आपको थोड़ा सा पास में जाकर दिखाऊंगा, आपको क्लियर दिख जाएगा कि हाँ ये HD 3385 का ही पौधा है। हो सकता है कि ये बह के यहाँ तक आ गया हो या फिर शेड्यूल में थोड़ा बहुत रह गया हो। अब ये देखिए, आप ये इस पौधे को देखने के बाद आप स्वयं बोल दोगे कि हाँ ये HD 3385 का है। ये देखिए इसमें जो कलर है वो अलग है और इसमें जो कलर है वो अलग है। अभी मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये देखिए HD 3385 और DBW 370, इसका कलर ही चेंज है, वो तो अलग चीज़ें हैं। ये देखिए आप अलग ही पहचान जाओगे कि HD 3385 और DBW 370 कौन सा है। चलिए ठीक है।